So hi friends, welcome to my channel again, and hope that you are watching my all the videos. And today we are going to discuss on CLABSI surveillance. CLABSI means Central Line Associated Blotting Infection Surveillance. ओके, तो वो कैसे हम सर्वेलेंस करेंगे उसके लिए पूरा वीडियो को आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो को देखें, so that you will be learning everything on CLABSI surveillance. I am sure your doubt will be 100% कंप्लीट मतलब क्लियर, एंड उसमें से कुछ भी डाउट आ रहा है तो फिर भी हमारा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए कि ये कैसा हुआ, तो मैं उसको भी आपको रिप्लाई दूंगा या ट्राई करूंगा आपका डाउट को सॉल्व करने के लिए. तो बिफोर गोइंग टू दिस सर्वेलेंस, क्लब सर्वेलेंस, सर्टन टर्मिनोलॉजी, ये सब सर्टन टर्मिनोलॉजी होता है, ये टर्मिनोलॉजी को हमको पता होना चाहिए. तो हमको ये जो टर्मिनोलॉजी से पहले मैं आपको बता दूंगा व्हाट इज IWP और व्हाट इज HI. ऑलरेडी सो बोला था, दोबारा बोल देता हूँ. मान लीजिए दिस इज सपोज, मान लीजिए ये दिन आपने हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ठीक है. आज का सपोज डेट मान लीजिए आज होता है 16 नवंबर, ओके, 17 नवंबर, 8 नवंबर, ओके. ये हो गया आपका डेट ऑफ एडमिशन, DOA, ओके. तो दिस इज डे 1, दिस डे 2, दिस इज डे 3, ठीक है. अगर जो 2 कैलेंडर डे है, ये 2 कैलेंडर डेट ऑफ एडमिशन में जो दिन एडमिशन हुआ दैट इज डे 1, एंड ये 2 दिन के अंदर कुछ भी इन्फेक्शन अगर हमको मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये होता है POA, प्रेजेंट ऑन एडमिशन, ठीक है. 2 कैलेंडर डेज के अंदर, 2 कैलेंडर डे, नॉट 48 आवर्स, ठीक है. देन अगर डे 3 ऑनवर्ड्स, ये डे 3 है, ये डे 3 ऑनवर्ड्स, ये दिन या उसके बाद कुछ भी इन्फेक्शन डिटेक्ट हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि दैट इज HAI, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. क्या है? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, ओके. ऐसे सब लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है, ऐसा है कि इट्स नॉर्मली कुछ को पूछेंगे तो वो भी बोलेगा अभी कि एनी इन्फेक्शन व्हिच विल बी देयर आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन, तो उसको बोलते हैं HAI. ऐसा लोग बोलते हैं, बट वो अभी कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, ठीक है. क्योंकि नाउ वी आर डूइंग दिस सर्वेलेंस टू कंपेयर आवर डाटा विथ नेशनल और इंटरनेशनल डाटा, लाइक सपोज CDC का कुछ बेंचमार्क है या ICMR का कुछ, इंडिया का कुछ बेंचमार्क होता है, तो उनके साथ कंपेयर करने के लिए हमको उनका डाटा को, उनका जो प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं. then otherwise how can compare? For example, you are preparing biryani and your friend is preparing biryani, and suppose you are from north and your friend from south, both will preparing biryani, so definitely you will be taking different ingredient and she will be taking or he will be taking different ingredient, so definitely your taste will different. अगर आपके ingredients, सपोज वो जो बिरयानी मसाला डाला है आप उसमें नहीं डाला है, तो डेफिनेटली आपका जो टेस्ट वो कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि नहीं. तो इसीलिए हमको रूल मानना पड़ेगा, जो सब हेल्थ प्रोटोकॉल जो जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं. सपोज वी आर कंपेयरिंग विद नेशनल डाटा, दैट मीन्स आवर डाटा शुड, आवर प्रोटोकॉल शुड बी सिमिलर टू विद द नेशनल गाइडलाइन. otherwise suppose we are comparing with the CDC guideline, our data, our method of surveillance also should be equal with the इंटरनेशनल गाइडलाइन और CDC गाइडलाइन, देन ओनली यू कैन कंपेयर. सपोज अभी देखेंगे तो क्लैप्सी का जो रेट होता है नॉर्मली 1 to 2 होता है पर 1000 सेटेलाइट डेज एज पर द CDC, एंड इन आवर कंट्री इट्स अराउंड 6 to 9 पर 1000 सेटेलाइट डेज, ठीक है. तो इसलिए ये जो चीज है कि आफ्टर 2 कैलेंडर डेज, आफ्टर 2 कैलेंडर डेज, ठीक है, एंड विद इन 2 कैलेंडर डेज कुछ हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट ऑन एडमिशन, ओके. सो व्हाट इज IWP एंड व्हाट इज DOE, दो चीज याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है. IWP क्या होता है? जो दिन आप कल्चर भेजा,
ठीक है, जो पॉजिटिव निकला है, सपोज फर्स्ट पॉजिटिव कल्चर या फर्स्ट पॉजिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसमें से उधर से पॉजिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट वो दिन से 3 दिन आगे एंड 3 दिन पीछे, 3 days बिफोर एंड 3 days आफ्टर। ओके, ये सपोज मान लीजिए ये डे 1 2 3 एंड 1 2 3। ओके, ये 3 दिन आगे 3 दिन पीछे फ्रॉम दिस पल्सर पॉजिटिव डेट, जो 7 days का पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं IWP। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन विंडो पीरियड। ठीक है, एंड इसमें से आप देखेंगे कि जो सपोज आपके लिए यूटीआई के लिए जो साइट यूटीआई साइट स्पेसिफिक इन्फेक्शन। ओके, सो साइट स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए जो डिफरेंट क्राइटेरिया होता है उसमें से एक भी क्राइटेरिया, कोई भी क्राइटेरिया जो पहला आएगा उसको हम बोलेंगे, जो दिन पहला आएगा उसको हम बोलेंगे डेट ऑफ इवेंट। सपोज मान लीजिए पेशेंट का यूरिन कल्चर भेजा, यूरिन कल्चर में आपको आया है ई कोलाई। ओके, ये कौन सा डेट में आया था, मान लीजिए जो दिन भी हो, एंड फीवर आया था आपको यहाँ 100.4 सॉरी 100 डिग्री ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आया है, फीवर आया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ डेट ऑफ इवेंट क्या होता है, डेट इवेंट इधर होगा, ये कल्चर पॉजिटिव डेट ऑफ इवेंट होगा। ठीक है, क्योंकि फीवर बाद में आया है। सपोज मान लीजिए ये क्या हुआ, ये दिन आप कल्चर भेजा था, सॉरी यह दिन आप नोट किया था कि इधर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ठीक है, यहाँ फीवर है, यहाँ कल्चर पॉजिटिव है, यहाँ भी आपको सिम्टम है, तो डेट ऑफ इवेंट विल बी हियर, बिकॉज हमको यूटीआई के लिए हमको सिम्टम क्राइटेरिया चाहिए, कल्चर क्राइटेरिया चाहिए। तो उनमें से जो क्राइटेरिया पहला आएगा, जो दिन आएगा, उसको हम बोलेंगे डेट ऑफ इवेंट। सो यहाँ सिम्टम पहले आ गया है एंड जो दिन पहला सिम्टम आया है वो दिन को हम बोलेंगे डेट ऑफ इवेंट। क्लियर? ओके, तो अभी हमको पता चल गया व्हाट इज HI, व्हाट इज POA, व्हाट इज IWP एंड व्हाट इज DOE। पता चल गया तो ओके, देन व्हाट इज RIT, रिपीट इन्फेक्शन टाइम फ्रेम। कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका एक होता है RIT, रिपीट इन्फेक्शन टाइम फ्रेम, मतलब कितना दिन तक वो रिपोर्ट हम करेंगे, एक इन्फेक्शन कितने दिन तक रहेगा वो, तो उसको बोलते हैं रिपीट इन्फेक्शन टाइम फ्रेम। समवेयर इट इज कॉल्ड एज इवेंट टाइम फ्रेम। जो RIT है इसको दूसरा कहाँ जगह में लिखा होगा इवेंट टाइम फ्रेम, इवेंट टाइम फ्रेम। ओके, सो इवेंट मीन्स जो भी इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा जो डेट ऑफ इवेंट होता है DOE, दैट इज द डे वन ऑफ द इवेंट, एंड उधर से लेके 14 days तक, ये जो 14 days टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं RIT। क्या बोलते हैं? RIT, रिपीट इन्फेक्शन टाइम फ्रेम। ठीक है, मान लीजिए आप ना ये 1 नवंबर को कल्चर भेजा था, यूरिन कल्चर या ब्लड कल्चर भेजा था, मान लीजिए आप ब्लड कल्चर भेजा है, आप भेजा है ब्लड कल्चर। ठीक है, एंड ब्लड से आया है ई कोलाई ऑन डेट क्या है 1 नवंबर। ठीक है, तो 1 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक होता है उसका RIT, रिपीट इन्फेक्शन टाइम फ्रेम। मान लीजिए आप 10 नवंबर को दोबारा कल्चर भेजा, उसमें से आ गया सीडोमोनास, तो क्या होगा, अब ये जो ब्लड में ई कोलाई आया था ये एक BSI है, ब्लड इन्फेक्शन है, तो ये BSI का जो RIT है ये 1 तारीख से 14 तारीख तक होता है। बट ये जो 10 तारीख को आया है उसको हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो BSI है इसमें कोई ऑर्गेनिज्म होता है, ये ऑर्गेनिज्म को ओनली ऐड कर देंगे। यहाँ 2 ऑर्गेनिज्म है एंड 1 BSI विल रिपोर्ट, वी विल नॉट टेक इट एज अनदर BSI। ठीक है, अगर ये 15 को आता, 16 को आता, उसके बाद आता, तो
ये 14 डेज के बाद आता तो हम उसको दूसरा BHA ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज RIT, रिपीट इन्फेक्शन टाइम फ्रेम। देन और चीज होता है एसबा पीरियड। एसबा पीरियड मतलब क्या होता है? एसबा पीरियड कोई साइट स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए एक एसबा पीरियड होता है, वो 14 डेज से लेके 17 डेज तक होता है, ठीक है। 14 डेज से लेके 17 डेज तक वेरी करता है, दैट एसबा पीरियड। ओके, सो कैसे होता है? व्हाट इज एसबा पीरियड? हमारा जो IWP होता है ना, IWP इन्फेक्शन विंडो पीरियड, सपोज मान लीजिए दिस इज ओके, इन IWP प्लस RIT, IWP प्लस RIT इज एसबा पीरियड। क्या बोलते हैं? एसबा पीरियड, ठीक है। तो हमारा जो डेट ऑफ इवेंट, अगर डेट ऑफ इवेंट के अनुसार ही हमारा क्या होगा, ये 14 डेज हो सकता है या 17 डेज हो सकता है। सपोज मान लीजिए ये जो IWP है, ये IWP में आपका जो डेट ऑफ इवेंट फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे ऑफ द IWP, दिस इज मान लीजिए डेट ऑफ इवेंट, तो अभी कितना दिन होगा? 14 डेज होगा। इन दिस केस इट विल बी 14 डेज। Otherwise, suppose date event will be this one. This will be the date of event. Okay. So DOE अगर ये दिन होता है तो उसका पहले भी 3 दिन आएगा ना, तो यहाँ से 14 डेज और यहाँ से 3 दिन, तो होता है कितने दिन? 17 डेज, ठीक है। इसके लिए आपको डिटेल चाहिए तो हमारा जो लास्ट वीडियो पब्लिश किया था उसके ऊपर प्लीज देख लीजिए, तो उसका बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम दिया है। अगर आपको ज़्यादा जरूरी है तो फिर कमेंट में डालेंगे तो मैं दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अंडर दिस एसबा पीरियड विथ मल्टीपल एग्जांपल, सो दैट योर डाउट कैन बी क्लियर। ओके, देन एसबा पीरियड चला गया। और एक होता है लोकेशन ऑफ एट्रीब्यूशन। लोकेशन ऑफ एट्रीब्यूशन मतलब अगर सपोज पेशेंट को एक क्लैप्सी हो रहा है तो हम बीच में फाइट हो जाता है, ये हमारे में नहीं है, वो बाहर से आया था कि वो दूसरा यूनिट से आया था, तो इसके लिए एक रूल होता है, वो होता है ट्रांसफर रूल, ठीक है। हम किस क्रिया को एट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से है कि जो दिन अगर आपका पेशेंट आपके पास 2 दिन के बाद आने, सपोज आपके पास आज एडमिशन हुआ, आज या कल 2 दिन, ये 2 दिन के बाद आफ्टर 2 कैलेंडर डेज अगर वो इवेंट हो रहा है तो आपको बोलेंगे कि वो आपका एरिया का है। अगर डेटा इवेंट इज आफ्टर 2 कैलेंडर डेज ऑफ एडमिशन, दैट मीन्स द लोकेशन ऑफ एट्रीब्यूशन विल बी टू योर यूनिट। ओके, अगर 2 दिन के अंदर आ रहा है, सपोज 2 दिन एडमिट हुआ और उसका नेक्स्ट डे में सपोज अगर आप डेटा इवेंट मिलता है तो हम क्या करेंगे कि प्रीवियस यूनिट में जहां था वो उसको दे देंगे कि वो उधर का है करके, कि वो बाहर से आया है, तो आपके लिए वो POA होगा बट वो दूसरे के लिए हो सकता है, ठीक है। दिस अबाउट ट्रांसफर रूल। देन वी विल डिस्कस अबाउट BSI। नॉर्मली BSI मीन्स ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ब्लड में अगर कोई बैक्टीरिया या फंगस ग्रो कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। Broadly, it is of 2 types. One is primary BSI and another is secondary BSI. Primary BSI क्या होता है? अगर जो ऑर्गेनिज्म आपको ब्लड में मिल रहा है या कोई बैक्टीरिया या फंगस मिल रहा है, अगर वो दूसरा कोई बॉडी साइड में नहीं मिलेगा आपको, कौन से पीरियड में? एसबा पीरियड में। हम बोला था ना एसबा पीरियड, जो दिन सपोज ब्लड कल्चर भेजा है वो दिन से 14 डेज बिफोर एंड 7 डेज आफ्टर, जो दिन कल्चर भेजा उधर से 14 डेज बिफोर एंड 7 डेज आफ्टर, अगर आपको वो ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, सपोज आपको क्या है कि मतलब कोई भी सपोज ब्लड में आपका निकला है ई कोलाई, ओके, तो हम क्या किया उसको चेक करेंगे ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो क्या करेंगे हम दूसरा जो सब सैंपल भेजा होगा कोई भी दूसरा बॉडी साइड, हम सोचेंगे कि शायद ये जो ई कोलाई आया है इसका UTI था पहले, इसलिए वो UTI से आ सकता है, तो हम चेक करेंगे इसका यूनिट कल्चर भेजा था क्या, तो चेक करो ई कोलाई आया था क्या ऑर्गेनिज्म 14 डेज बिफोर, मतलब बिफोर 14 डेज इसका अंदर ये आया था क्या, या 7 डेज के बाद जो दिन कल्चर भेजा है उससे 7 डेज के बाद कुछ कल्चर भेजा है उधर से नहीं आया है, तो क्या बोलेंगे उसको, ये प्राइमरी BSI। अगर वो दिन में सपोज ये भेजा है ई कोलाई आया है
आप उससे 14 डेज बिफोर या 7 डेज आफ्टर है, तो सपोज उससे जस्ट 7-8 दिन पहले आप क्या किया था, आप यूनिकल्चर भेजा था और यूनिकल्चर से इक्वल आया है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वल आई जो बीएसआई क्रिएट कर रहा है, दिस इज सेकेंडरी बीएसआई, बिकॉज वो सेकेंडरी एट्रीब्यूशन पीरियड जो है ये, इसके अंदर आपको दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म से मिल जाता है, दूसरा कोई बॉडी साइड से ये ऑर्गेनिज्म आया है। तो सेकेंडरी बेस से क्या होता है, प्राइमरी बेस से क्या होता है पहले कि एक एनी एलसीपीआई दैट इज नॉट सेकेंडरी टू एनी अदर बॉडी साइड्स, एंड ये सेकेंडरी बेस से क्या होता है कि इट इज शेडेड फ्रॉम एनी साइट स्पेसिफिक इन्फेक्शन एट अनदर बॉडी पार्ट्स। ओके, सपोज दूसरा कोई, सपोज आपको सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हुआ था, उधर से जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड के अंदर घुस सकता है, सेड होकर चला जा सकता है, तो उसको सेकेंडरी बेस ही क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो प्राइमरी बेस है एंड सेकेंडरी बेस है बोल दिया आपको, ठीक है। देन दिस प्राइमरी बेस है again divided into two types, collapsi, that is central-line BSI blood infection, otherwise non-collapsi, ठीक है। So if you are doing collapsi surveillance, you should be ensured that BSI must be primary BSI, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सेकेंडरी BSI के साथ आप सेंट्रल होगा तो क्लैप्सी नहीं बोलना चाहिए उनको, ठीक है। क्लैप्सी इज ऑलवेज प्राइमरी BSI, ठीक है। तो हमारे पास जो रूल है क्लैप्सी का, आपके पास एक एलिजिबल सेंट्रल लाइन डे होना, एक एलिजिबल सेंट्रल लाइन होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ इवेंट। तो व्हाट इज एलिजिबल सेंट्रल लाइन, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ थिंग्स, व्हाट इज सेंट्रल लाइन? सेंट्रल लाइन क्या होता है? एन इंट्रावास्कुलर कैथेटर, एनी इंट्रावास्कुलर कैथेटर व्हिच टर्मिनेट्स और एट क्लोज टू द हार्ट, और एट द क्लोज टू हार्ट, मतलब हार्ट में या हार्ट के आसपास टर्मिनेट होना चाहिए, और इन एनी ग्रेट ब्लड वेसल्स लाइक सपोज फीमोरल आईबीसी में, इंफीरियर वेना कावा, इसमें कोई भी एक ग्रेट ब्लड वेसल में वो टर्मिनेट होना चाहिए, and which is used for infusion withdrawal of the blood or any hemodynamic monitoring of the patient, तो हम उसको बोलेंगे सेंट्रल लाइन, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली दिस like subclavian vein is most commonly used central line, and it is IJV and femoral vein, these are most commonly, and most the right line to choose is subclavian because the infection risk is less and more, थोड़ा अगर आईजेबी थोड़ा ज़्यादा उससे, एंड फेमोरल में ज़्यादा इन्फेक्शन रिस्क है क्योंकि वो जो ग्रेन एरिया है, और नॉर्मली द स्किन कमेंसल विल बी मोर, सो द रेट ऑफ इन्फेक्शन में बी मोर इन femoral vein if you are choosing, and in case of neonatal it's umbilical catheter like UAC or UVC, ठीक है। एंड पिक लाइन, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, उसको भी हम बोलते हैं सेंट्रल लाइन, एंड दीज आर लाइक aorta, pulmonary artery, these are also vessels being used as a central line, ठीक है। तब mainly what are the types of central line? Normally central lines are of two types, short term and long term. शॉर्ट टर्म को हम बोलते हैं टेम्पररी सेंट्रल लाइन, एंड जो लॉन्ग टर्म है उसको बोलते हैं परमानेंट सेंट्रल लाइन। एंड umbilical catheter, these are also center of this परमानेंट सेंट्रल लाइन एंड शॉर्ट टर्म सेंट्रल लाइन में मेन डिफरेंस होता है कि दीज आर नॉन टनल्ड, व्हाट टेम्पोररी वाला नॉन टनल मतलब क्या होता है, ये डायरेक्ट लिखो, टनल नहीं किया, डायरेक्ट लाइन को डाल दिया हमारा, लाइक हमारा सपोज आईजेबी डाल दिया डायरेक्टली, ये सप्लीमेंट डाल दिया डायरेक्टली, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टनल्ड वन। दीज आर शॉर्ट टर्म कैथेटर्स, एंड वेयर ये जो होता है ना, दीज आर टनल कैथेटर, दीज आर परमानेंट सेंट्रल लाइन। यहाँ क्या होता है कि एग्जाम में पहले इंसिजन करके एक टनल बनाते हैं, एक टनल बनाने के बाद ही ये हम जो वेसल में जाता है, तो क्या होता है कि ये जो जहाँ हम इंसिजन करते हैं यहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस से क्या होगा कि डायरेक्टली जो इन्फेक्शन माइक्रोऑर्गेनिज्म ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा। यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ कैसे क्या होगा, डायरेक्टली इधर से जा रहा है ना, तो आउटसाइड्स में जो भी कुछ इन्फेक्शन होगा वो अंदर जा सकता है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस कैथेटर। बट हियर क्या होता है कि पूरा कंप्लीटली फाइब्रोसिस हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा।
ठीक है। तो परमानेंट सेंट्रल लाइन में इन्फेक्शन रिस्क कम है और टेम्पररी में ज़्यादा है। And most frequently used central line are temporal central line because we are not requiring the use for more longer period, so we are putting this time. And those patients, those who are requiring lifetime treatment like for years or for months, they are using this permanent central line, and it's also more costlier, like it more, one catheter may be more than 30,000, and it also requires skilled fellows, and it is like a surgical procedure. So these are the difference of different types of central line, and when you are doing surveillance, CLABSI surveillance, you have to separate permanent central line and temporary central line as different denominator. ओके, ऐसे आपको देखना चाहिए कि सपोज आपके एरिया में दो टाइप का पेशेंट आता है, कुछ लोगों को परमानेंट है और किसी को सेंट्रल लाइन टेम्पररी वाला यूज होता है, तो दोनों लोगों को ग्रुप को अलग अलग करना है और दोनों का रेट अलग अलग देखना है, क्योंकि अगर ये मिल जाएगा, इनके साथ मिल जाएगा तो आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा एंड आपका इन्फेक्शन रेट में भी लेस, बट इसलिए आपको अलग अलग करना है, ठीक है। देन व्हिच डिवाइसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज सेंट्रल लाइन, एक लंबा लिस्ट है, देख लो। ये जो लगन लाइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्या एज सेंट्रल लाइन, आर्टेरियल वेनस, ये एवी फिस्टुला, आर्टेरियल वेनस ग्राफ्ट, आर्टेरियल कैथेटर, देन एक्मो, ये लाइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे एज सेंट्रल लाइन। हियर आल्सो यू कैन सी पेरिफेरल लाइन, पेसमेकर, एनी हेमोडायलिसिस रिलायबल आउटफ्लो डिवाइस, ये देन आईबीपी, इंट्रायोटिक बैलून पंप, वेंटिलेटर, सॉरी वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस जो हम डालते हैं, वो सब सेंट्रल लाइन नहीं है। हो कि ये जो सब लाइन लाइक दिस एक्मो लाइन नियर टू हार्ट और ये इन टर्मिनेट्स इन ए ग्रेट ब्लड वेसल, और यू कैन सी दिस IBP, but it will not be considered as central line. Okay, this is uniform by CDC, so please remember this thing. Okay, if you will be considering this thing, your calculation will be completely wrong, so please keep in mind these devices are not considered as central line. Then what is access? Access means क्या होता है, सपोज कोई अगर हम पेशेंट का जो सेंट्रल लाइन डालते हैं, इंसेशन itself is access. देन यूज ऑफ सेंट्रल लाइन फॉर इन्फ्यूजन, विड्रॉल और हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग, उसको अगर हम कुछ यूज किया, लाइक हम इन्फ्यूजन कुछ दिया या हम उसमें से कुछ ब्लड विड्रॉ किया या उसको हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग के लिए यूज किया, तो हम उसको बोलेंगे एक्सेस, ठीक है। तो यह लाइन प्लेसमेंट किया, उसको हम एक्सेस बोलेंगे। तो अगर वंस हम एक्सेस शुरू किया तो ओनली वी कैन काउंट द एलिजिबल सेंट्रल लाइन डेज, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, वन पेशेंट केम टू योर यूनिट विथ सेंट्रल लाइन, एक पेशेंट आपका सेंट्रल लाइन में लेके, सपोज HD पोर्ट पेशेंट, HD पोर्ट सेंट्रल लाइन, तो HD पोर्ट लेके आया है, ठीक है। तो दूसरा हॉस्पिटल में था, वो पेशेंट को वीकली वंस चाहिए क्या हेमोडायलिसिस, आपके पास जो दिन आया वो सब पहले दिन उसका डायलिसिस हुआ था, तो आपका क्या अभी क्या होगा कि जो दिन आया है जस्ट वो दिन आपका उधर एक्सेस हुआ है, तो आपके पास आने के बाद बिल्कुल एक्सेस नहीं हुआ, तो डे 1 चला गया, डे 3 चला गया, फिर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, मतलब ऐसे ये चला गया कि बिल्कुल आप एक्सेस नहीं किया। एक्सेस नहीं किया मतलब आप ना उसको लाइन प्लेसमेंट किया है, ना ऑर्डर किया है, ना कुछ भी आप किया है, तो ये कुछ भी दिन आप बिल्कुल भी क्या किया, आप सेंट्रल लाइन को एक्सेस नहीं किया है, ठीक है। और ये दिन क्या हुआ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डे 7 पेशेंट का डायलिसिस हुआ, ठीक है। पेशेंट का डायलिसिस हुआ तो HD पोर्ट हुआ, तो आप क्या किया, यूज किया उसको, तो हम बोलेंगे वो दिन एक्सेस हो गया, ठीक है। जो दिन एक्सेस करना शुरू किया वो दिन, सपोज मान लीजिए कि नेक्स्ट डे आप टच नहीं किया उसको, कुछ भी नहीं किया, बट वो माना जाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस कर जाएगा, ठीक है। सपोज क्या करेंगे, आप पेशेंट को तो जो रिसीव किया है उसका डायलिसिस पोर्ट का बिल्कुल भी एक्सेस नहीं किया है, तो अगर ये कोई भी दिन, सपोज 2 दिन के बाद आप कुछ कल्चर भेज रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये तो हमारे लिए 1% होगा, नहीं होगा, ये क्लैप्सी नहीं होगा। It may be a BSI and it may be a HI, but it will not be a CLABSI. ठीक है, got my point? Once you are accessing, the first access will be first day onwards, the access will be continued. Suppose आप एक दिन टच करने के बाद उसके बाद आप नहीं किया, और आपका एक्सेस का काउंट बंद नहीं होगा टिल इट्स रिमूवल, जब तक आप रिमूव नहीं करते हैं तब तक उसका एक्सेस डे काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्लैप्सी होता है, नॉर्मली क्लैप्सी के लिए क्या होता है कि
एनी LCBI laboratory confirmed bloodstream infection LCBI plus eligible central line days. एलिजिबल सेंटर लाइन, एलिजिबल सेंटर लाइन मतलब क्या होता है कि आपका पास जो दिन LCBI होगा उसका जो DOE है, डेट ऑफ इवेंट, द डेट ऑफ इवेंट में आपके पास रहना चाहिए क्या है, मोर देन 2 डेज वाला सेंटर लाइन चाहिए। मोर देन 2 डेज मतलब मोर देन 2 डेज एक्सेस होना चाहिए वो सेंटर लाइन को, ठीक है। देन BSI का जो नॉर्मल जो LCBI है, LCBI 1 2 3, तो ये क्या क्या होता है, LCBI मतलब लैबोरेटरी कंफर्म्ड ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड में कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं LCBI। तो ये 3 टाइप्स का होता है, 1 2 3 टाइप्स का होता है। तो LCBI 1 इज फॉर एनी एज, कोई भी एज का हो सकता है पेशेंट, एंड द ऑर्गेनिज्म शुड बी ए पैथोजन एंड ऑर्गेनिज्म कैन बी इन 1 और मोर सैंपल। आपको 2 सैंपल भेजना है नॉर्मली, व्हेन यू आर सेंडिंग टू ये ब्लड कल्चर यू शुड सेंड पेयर्ड सैंपल। पेयर्ड मतलब 1 पेरिफेरल या 1 सेंट्रल या 1 फ्रॉम राइट पेरिफेरल एंड 1 फ्रॉम राइट ये। अदरवाइज सपोज आपको कहाँ से भी नहीं मिल रहा है तो भी आपको ऐसा कर सकते हैं कि सपोज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द सैंपल फ्रॉम 2 डिफरेंट साइट्स, सो यू कैन आल्सो टेक फ्रॉम सेम साइट बट ऑन सेपरेट ओकेजन, ठीक है। लाइक सपोज आपको एक राइट हैंड से इधर से ही मिल सकता है तो एक बार ले लीजिए, उसके बाद फिर प्रोसेस लाइक दोबारा डिकॉन्टामिनेशन कीजिए, जैसे एक्सेसिव प्रोसेस में कर रहे हैं उसको रिपीट कीजिए, ग्लोव चेंज कीजिए, फिर दोबारा आप उसको एंटीसेप्टिक यूज करके डिकॉन्टामिनेट कीजिए, स्किन को दोबारा लीजिए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पेयर्ड सैंपल। तो ऐसे भी हो सकता है कि सपोज इट्स वेरी पेशेंट इज कंप्लीटली एडिमेटस पेशेंट, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक सैंपल फ्रॉम अदर साइट्स, यू हैव ओनली हैविंग सेंटर लाइन। सो सेंटर लाइन का जो 2 पोर्ट है तो 2 पोर्ट से भी एक पोर्ट क्लीन करके दोबारा लेना है तो उसके बाद दूसरा पोर्ट से लेना है, ऐसा करके भेज सकते हैं आप, ठीक है। दिस विल कॉल्ड एज पेयर्ड सैंपल। सो फॉर LCBI 1 एज इज एनी एज में पैथोजन ऑर्गेनिज्म मिलेगा एंड फ्रॉम 1 और मोर सैंपल, एंड सिम्टम को जरूरी नहीं है, इसको बोलेंगे LCBI 1। एंड LCBI 2 के लिए क्या होता है, एनी एज हमको 2 सैंपल भेजना होगा एटलीस्ट, एंड 2 सैंपल में एटलीस्ट दोनों में ही वो कॉमेंसल आना चाहिए। कॉमेंसल मतलब जो नॉर्मल पैथोजन ऑर्गेनिज्म लाइक स्टाफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस और डिप्थेरिड्स जो भी है, एंड उसके साथ कुछ एक भी सिम्टम चाहिए, कोई भी ऐसे फीवर, चिल्स, हाइपोटेंशन, ये जो सिम्टम्स है BSI का, इसमें से कोई एक सिम्टम रहना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे LCBI 2। LCBI 3 क्या होता है कि इट्स इन इन्फेंट एंड द ऑर्गेनिज्म में बी ए कॉमेंसल एंड द फ्रॉम 2 सैंपल, 2 सैंपल में ही वो कॉमेंसल रहना चाहिए, एंड उनमें से जो फीवर, हाइपोथर्मिया, एपनिया एंड ब्रैडिकार्डिया जो सिम्टम्स है इसमें से कोई एक सिम्टम होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे LCBI 3। ओके, सो एनी LCBI plus eligible central line. Central line means central line is in place for 2 calendar days and which is accessed। हम एलिजिबल सेंट्रल लाइन जो एक्सेस किया है 2 दिन हुआ है, 2 दिन हो गया है उसका, ठीक है। तो एंड द डेट ऑफ इवेंट में वो होना चाहिए, तो एनी LCBI प्लस एलिजिबल सेंट्रल लाइन, एलिजिबल सेंट्रल लाइन दैट इज मोर देन 2 डेज, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे क्लैप्सी, इसको हम बोलेंगे क्लैप्सी। LCBI प्लस सेंट्रल लाइन क्राइटेरिया फुलफिल्ड, तो हम उसको बोलेंगे क्लैप्सी, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग you have to understand this LCBI should be, LCBI means it's BSI, it should be primary होना चाहिए, वो सेकेंडरी बेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन कॉमेंसल्स encountered like coagulation negative staphylococcus aureus, like staphylococcus like हमारा जो staphylococcus epidermidis या diphtherids Corynebacterium species, देन Viridien ग्रुप वाला कोई स्पेसीज है, बैसिलस का कोई ग्रुप नॉट बैसिलस एंथ्रेसिस, देन एरोकोकस स्पेसीज और माइक्रोकोकस स्पेसीज और रोडोकोकस स्पेसीज, दीज आर कॉमन कॉमेंसल्स। अगर हम ब्लड में से मिल रहा है तो हमको पेयर सैंपल देखना चाहिए, अगर पेयर सैंपल में नहीं आ रहा है तो वो BSI होगा ही नहीं, ठीक है। एंड हमको आएगा तो अभी फिर क्या चाहिए, सिम्टम भी चाहिए, दैट इन्फेक्शन ऑफ द एपिडर्मिस में हमको सिम्टम चाहिए,
एटलीस्ट वन सिम्टम। और जो कॉमन कमेंसल्स अपडेट हो रहा है, आप ये जो लिंक है अगर आप उसे सर्च भी कर सकते हैं कि CDC और ऑर्गेनाइजेशन कॉमन कमेंसल लिस्ट मानने से ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो एक एक्सेल शीट आ जाता है, ऐसे आप एक्सेल शीट देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, दीज आर कॉमन कमेंसल्स। ओके, तो आप जब सर्वेलेंस के लिए जाता है, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंसल लिस्ट को रेफर कीजिए। इट इज बीइंग रिवाइज्ड एवरी ईयर। देन टू सेपरेट स्पेसिमेन क्या होता है बोल दिया ऑलरेडी। इट शुड बी कलेक्टेड एट इन ए सेम डे, एक दिन में, या टू कॉन्सिक्यूटिव दिन ले सकते हैं। सब आज लिया और कल लिया तो वो भी हो सकता है। अब सैंपल एक बार कलेक्ट किया, नहीं मिला तो फिर क्या किया, नेक्स्ट डे उसको लिया। एक अगर टू कॉन्सिक्यूटिव डेज में ले लिया तभी हो सकता है। एंड फ्रॉम टू डिफरेंट साइड्स और टू डिफरेंट लुमेन ऑफ द सेम सेंटर लाइन, एंड इट मे बी वन पेरिफेरल और वन सेंटर लाइन। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। हमारा मेन थिंग इज इट शुड बी कलेक्टेड इन टू सेपरेट ओकेजन, इन वन डे और इन टू कॉन्सिक्यूटिव डे। ठीक है, ये होता है हमारा पेयर्ड सैंपल का, या जो भेजते हैं ना टू सेपरेट सैंपल, तो इसके लिए स्पेशली ये LCBI 2 एंड LCBI 3 के लिए जरूरी है। तो प्लीज व्हेन यू आर टेकिंग सैंपल ensure that your skin preparation should be proper and you should take the sample for it, because our contamination anyway, देखो we see any culture it will take around turnaround period is 7 days। 7 days के बाद आपको मिलेगा कि ये contaminated वाला है, आप दोबारा रिपीट भेजो। तो just waste of resources and the patient's treatment also will be prolonged। So please ensure proper skin decontamination or speak antisepsis while you are collecting blood culture sample. These organisms are excluded like Campylobacter, Yersinia, Salmonella, CDI and this Shigella. These organisms are excluded from this CLABSI surveillance। and secondary BSI guide क्या होता है, BSI can be attributed secondary to another site or infection following syndrome, one organism isolated from blood। okay, matches organism from साइट्स में इन्फेक्शन और अदर कोई भी, सपोज लाइक हम बोला था, एग्जांपल दिया था, सपोज आप ब्लड में आया है इकोलाई, अगर आप 7 डेज आगे या 14 डेज बिफोर जो ब्लड कल्चर आया था वो दिन से अगर देखा कि यूरिन में या कोई दूसरा साइड से वो ऑर्गेनिज्म मैच हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो सेकेंडरी BSI है, वो प्राइमरी BSI नहीं है। अगर नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे प्राइमरी BSI। ठीक है, देन हाउ टू कैलकुलेट दिस CLABSI रेट, हाउ टू कैलकुलेट CLABSI rate equal to CLABSI rate number of CLABSI episode, number of CLABSI episode divided by number of central line days, number of central line days into 1000। just remind this is 1000। ठीक है, 100 नहीं 1000, तो वो होगा CLABSI रेट। ठीक है, तो नॉर्मली देखो CLABSI एपिसोड पता चल गया कि CLABSI है कि नहीं कह सकते, पर व्हाट इज सेंट्रल लाइन डेज, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, ये जो CLABSI हम करेंगे कोई सर्वेलेंस यूनिट में करेंगे, कोई ICU में करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, जो ICN है वो जाएगा आपका ICU में जाएगा, सर्वेलेंस यूनिट में जाएगा। एक फिक्स टाइम होता है, डे का एक फिक्स टाइम होता है। ओके, वो फिक्स टाइम में कितना पेशेंट होता है, कितना सेंट्रल होता है पेशेंट को रखेंगे। सपोज मान लीजिए आपका एक जो फिक्स टाइम है, दैट इज सपोज दिस इज 8 o'clock, योर हॉस्पिटल टाइम fixed time is 8 o'clock। so what will happen, your ICN will go to that surveillance unit on this at this time, specific time on the every day, like suppose ये 1 तारीख है, ये 2 तारीख, 3 तारीख, ओके गया। तो वो टाइम में आपका पेशेंट जितना है, सपोज आपका पास 10 पेशेंट है, वो होगा पेशेंट डे, दैट इज पेशेंट डे। ओके, सो फॉर फर्स्ट जो 1 तारीख है, 1 तारीख के लिए आपका जो पेशेंट डेज है वो 10 है। एंड सपोज जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट है कि सेंट्रल लाइन, सपोज 10 पेशेंट से 2 पेशेंट को सेंट्रल लाइन है, तो हम बोलेंगे कि ये 2
देन नेक्स्ट डे गया, देखा कि 8% है, 2 सेंटर लाइन है। नेक्स्ट डे गया, देखा कि 10% है और सेंटर लाइन बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या होगा, फिर मंथ एंड में आप क्यूमुलेट भी करेंगे। क्यूमुलेट करने के बाद देखा कि सपोज ये परसेंटेज आ गया 300, सेंटर लाइन डेज आया है 50, ठीक है 50 मान लीजिए, कितना मान लीजिए, इसको 100 मान लीजिए, कितना है 100, मान लीजिए 100, क्या हुआ आपका सेंटर लाइन डेज, ठीक है। ये को क्यूमुलेट करना चाहिए, पूरा मंथ एंड में क्यूमुलेट करेंगे तो देखेंगे कि सपोज मान लीजिए आपका आईसीयू में एक क्लैप्स एपिसोड हुआ, 1 क्लैप्स एपिसोड हुआ है, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, जितना होगा वो होगा आपका क्लैप्सी रेट। इट मे बी 10। सो you got my point, no? So hope you understood all the things. If you are still having doubt, please feel free to comment in the comment box. Your doubts will be cleared definitely by personal, otherwise I will making a separate video on those specific doubts. Okay, so thank you, and I request please watch this video complete, and you please share with your friends also. This is a complicated thing, and hopefully I'm thinking that I might have cleared all the aspect of the class surveillance. So thank you.